बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आपको वेलकम है पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टैंडर्ड की सीरीज़ में, जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसका चैप्टर 1 और ओवरऑल जो बैकग्राउंड है पीएसएस का वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस सीरीज़ में अभी तक क्रिप्टो गाइड बुक डिस्कस हो रही है। इंशाल्लाह ताला जब ये कंप्लीट होती है, इसके सारे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, देन वी विल बी मूविंग इनटू डोमेन ऑफ आईटी सिक्योरिटी गाइड बुक। तो स्टार्ट करते हैं। वी आर ट्राइंग टू कीप थिंग्स शॉर्ट सो दैट आपके लिए इसको ग्रैप्स करना आसान हो, और जाके आप जब स्टैंडर्ड को इटसेल्फ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। जो एजेंडा है, इसमें चैप्टर 2 में जो मेन पार्ट्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें रोल्स जो हैं वेंडर के, डेवलपर के, स्पॉन्सर के, और जो इवैल्यूएशन लैब का रोल्स हैं वो रोल्स क्या हैं, हर किसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट विल बी डिस्कस्ड। इसके अलावा इंट्रोडक्शन में एक पूरा ओवरऑल प्रोसेस, जब आपने एक वीडीएस ने एक इवैल्यूएशन करवानी है तो उसको पूरे किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, एक ओवरऑल उसकी एक पिक्चर है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर एक इवैल्यूएशन एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस एंड प्रिपरेशन फेज है, जब एक्चुअल इवैल्यूएशन की तरफ मूव करेंगे तो फिर आपने उसमें किन फेजेस से गुजरना है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देन इवैल्यूएशन एंड वैलिडेशन प्रोसेस, इवैल्यूएशन और वैलिडेशन का जो प्रोसेस होता है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें मोस्टली एनटीएसबी और लैब इन्वॉल्व होगी। एंड देन नेचुरली अगर आपकी इवैल्यूएशन हो जाती है या उसमें कोई प्रॉब्लम निकलती है तो फिर आपने उसको अपील करना है, तो किस तरीके से करेंगे उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक ओवरऑल जो लाइफ साइकिल है इवैल्यूएशन का, कि उसमें क्या कुछ इन्वॉल्व होता है और किस तरीके से आपने इसको देखना है। नेचुरली जो हमने डिस्कस किया सबसे पहले कि इवैल्यूएशन को लेकर स्पॉन्सर ने, वेंडर ने या डेवलपर ने आना है एनटीएसबी के पास। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि स्पॉन्सर कौन हो सकता है, वेंडर कौन है, डेवलपर कौन है। वेंडर और डेवलपर तो वो है मैन्युफैक्चरर जो कि उस प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो स्पॉन्सर है वो खुद भी हो सकता है वेंडर डेवलपर, और उसके बदले कोई ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल भी हो सकता है जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाह रहा है। तो विदाउट उसको यूज़ करने से पहले, उसके थोड़े से ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद के उसके सेटअप के लिए वो चीज़ अच्छी है, वो उस प्रोडक्ट को लेकर आ सकता है एनटीएसबी के पास उसको वैल्यूएट कराने के लिए। तो सबसे पहले जो काम किया जाएगा वो स्टेप 1 में प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन एट बाय वेंडर होगी। वेंडर को बुला लिया जाएगा, उनसे कहा जाएगा आप अपने प्रोडक्ट को एक एक्सप्लेन करें ये प्रोडक्ट क्या करती है, इसका स्कोप क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, एक जनरल डिस्कशन, उसकी जनरल प्रेजेंटेशन एक वेंडर डिलीवर करेगा। देन स्टेप 2 में जो एनएसएस से जो रेलेवेंट एनएसएस लिखा है इन्होंने, विच इज़ अ टाइप ऑफ थिंग, ये पीएसएस चल रहा है क्योंकि, तो इट शुड बी पीएसएस। तो ये डायग्राम मैंने स्टैंडर्ड से ही उठाई है, तो इसलिए इसमें पीएस एनएसएस लिखा है, तो इसलिए एनएसएस सही। तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट जो रेलेवेंट एप्लीकेबल हैं आपके प्रोडक्ट पे, लास्ट स्लाइड में हमने चैप्टर नंबर 1 की डिस्कशन में देखा था कि एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं। उसके ऊपर सीईपी है, सीई है, केएमएस है, एसडीआई है, और दिस एंड दैट वट एवर जो भी उसके कंपोनेंट्स थे, उन कंपोनेंट्स के ऊपर कौन से पार्ट्स एप्लीकेबल है, उसकी बेस पे आपको डॉक्यूमेंट्स एक्सेस चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट्स को दी जाएंगे, क्योंकि उसको देख के ही आपको पता लगेगा वेंडर को, डेवलपर को, कि उसकी प्रोडक्ट किन चीज़ों के ऊपर इवेल्युएट होनी है। तो वो सेकंड स्टेप होगा, दैट वुड बी रिक्वेस्टेड बाय एनटीएसबी। उसके पैसे होते हैं या नहीं होते ये एनटीएसबी आपको बताएगा। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इक्विपमेंट एज पर एनएसएस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जब मिल गए, देन यू विल बी मूविंग टू स्टेप नंबर 4, फॉर्मल एक्सेप्टेंस फॉर इवेल्यूशन, जिसमें फॉर्मली आपकी प्रोडक्ट को एज ए इवेल्यूएशन करने के लिए कि हाँ ठीक है ये प्रोडक्ट जो है आपकी इवेल्यूएशन के लिए रेडी है, इसको कर लेना चाहिए इवेल्युएट, एक फॉर्मली उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके एक पूरी डिटेल है जो कि अभी स्लाइड में हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या चीज़ होगा। देन स्टेप 5 है, सारी एक्सेप्टेंस के बाद, फॉर्मल एक्सेप्टेंस के बाद उसकी इवेल्युएशन को स्टार्ट किया जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी लाइक, जिसका पहले डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, उसमें 24 वीक्स ऑफ टाइम लगना है, और उसके अपने फेजेस हैं, सारी डिटेल मौजूद है, बट उसमें मोर और लेस 24 वीक्स लगने हैं, एज पर द appropriateness or completeness and comprehensiveness of the documentation provided by the vendor, developer or sponsor, as well as कि उसमें कितना कॉपरेट भी किया है वीडीएस ने इवेल्यूशन लैब को, तो ये चीज़ें डिपेंड करती है। देन स्टेप 6 आ जाता है, जिसके अंदर इवेल्यूशन रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा। बेसिकली फिर अब लैब ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो कंप्लीट करने के बाद क्या करेगा, तो कंप्लीट करने के बाद लैब डायरेक्टली वेंडर को इवेल्यूशन रिपोर्ट वीडीएस को नहीं दे देगी, वो देगी एनटीएसबी को, क्योंकि एनटीएसबी इज द अथॉरिटी जिसने इसको बैठ के डिसाइड करना है कि वेदर इसको
इसको सर्टिफिकेशन इशू भी करना है या नहीं करना, और बिफोर डूइंग दैट उन्होंने बैठ के उसकी उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करनी है, तो वो इस स्टेप 6 के अंदर होगा। तो ये इवेल्यूशन रिपोर्ट एनटीएसबी को सबमिट की जाएगी ना। आफ्टर दैट स्टेप नंबर 7 में रीवैलिडेशन है। अगर उधर एक प्रेजेंटेशन ली जाएगी जहां पर इवेल्यूशन लैब जो है अपने रिजल्ट्स को डिस्कस करेगी कि हमने इसकी इवेल्यूशन की और हमें ये इसके अंदर वीकनेसेस आइडेंटिफाई हुई हैं। वहां पर उस मीटिंग में, उस प्रेजेंटेशन में वेंडर डेवलपर भी बैठे होंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं कॉन्फ्लिक्ट है, तो उनके पास एक स्पेसिफिक टाइम होगा, विच इज़ 1 मंथ ऑफ टाइम, जिसमें वो बैठ के उस इवेल्यूशन रिपोर्ट को स्टडी करके देख सकेंगे कि नहीं हमें कॉन्फ्लिक्ट है, हमें एतराज़ है इसके रिजल्ट्स के ऊपर, तो हम इसको चैलेंज करते हैं। तो वो एक रीवैलिडेशन फेज में एंटर हो जाएंगे। देन नेचुरली अगर सारा कुछ ओके है और रिवैलिडेशन नहीं रिक्वायर्ड है, तो फिर उसकी सर्टिफिकेशन की तरफ चले जाएंगे, अगर उसकी जो कंप्लायंस है वो मीट करती है एज पर द रिक्वायर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स। तो ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस है इस स्पेसिफिक चैप्टर में जो डिस्कस हुआ हुआ है। नेक्स्ट जो है वो इवैल्यूएशन, एप्लीकेशन, एक्सेप्टेंस एंड प्रिपरेशन प्रोसेस है, जो कि 2.5 हेडिंग के अंडर डिस्कस हुआ हुआ है। बहुत थॉरो डिटेल्ड है। अगर इसको हम क्विकली समराइज कर लें तो 3 प्रोसेसेस हैं, फेजेस हैं इस प्रोसेस के अंदर, जिसमें इवैल्यूएशन एप्लीकेशन फेज है, एक्सेप्टेंस का फेज है, और उसकी प्रिपरेशन का फेज है। जो एप्लीकेशन फेज है उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि अपनी इंटेंशन का लेटर लेकर आएगा वेंडर, उसके ट्रायल्स होंगे, उसके अलावा उसकी स्कोपिंग की मीटिंग होगी कि क्या स्कोप है जिसको टेस्ट किया जा रहा है, यू नेम एनीथिंग। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी, उसकी पीएसएस से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन को डिस्कस किया जाएगा, फिर एनडीए को साइन करेंगे, क्योंकि सारी अपनी प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन जो है वो इवैल्यूएशन लैब को प्रोवाइड की जा रही है, तो नेचुरली एनडीए साइन करना बनता है। तो एनडीए भी साइन किया जाएगा लैब के बीच में और वेंडर के बीच में। इसके अलावा एप्लीकेशन जो है वो फॉर्मली एक्सेप्ट की जाएगी, जो भी इसके एक्सपेंडिचर्स एसोसिएटेड है, जो कि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एनटीएसबी से मिलेगी, वो वहाँ से पता करने चाहिए। बट एक रफली मेरे ख्याल से 2 मिलियन है अगर आप फुल फ्लेज प्रोडक्ट की वैल्यूएशन कराते हैं। 2 मिलियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, तो विच इज़ वेरी रीजनेबल अगर आप इसकी इस लेवल पे देखते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट को आपकी वैल्यूएट होना चाहिए। देन जब ये फेज़ कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट फेज़ इज़ एक्सेप्टेंस फेज़ है, जिसमें आप देखते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ पीएसएस इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंटेशन पीईडी, जिसका मतलब है कि आपको सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रोविजन मिल जाएगी उसकी जो इवैल्यूएशन से रिलेटेड है। और इसके अलावा जो भी अगर मिसिंग इंफॉर्मेशन है एज पर आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है उस पर, तो आप उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को भी प्रोवाइड करते हैं। फिर आप एग्रीमेंट कर लेते हैं एक वेंडर का, और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उस जो आपने प्रोवाइड की उसका एक एग्रीमेंट हो जाता है। और फिर फाइनली इवैल्यूएशन स्टार्टअप मीटिंग होती है, जिसमें इवैल्यूएशन लैब जो है वो अपना प्लान बताती है कि मैं इस इवैल्यूएशन को कैसे कंडक्ट करूंगा, और इसकी क्या फेजेस होने हैं और किस तरीके से इस चीज़ को लेकर चलेंगे। जब ये फेज कंप्लीट हो जाता है तो फिर इसकी प्रिपरेशन फेज है, जिसमें उस प्रोडक्ट उस एवेल्यूएशन की, इट इज नॉट गोइंग टू बी समटाइम्स एवरी टाइम अ सिंपल वन प्रोडक्ट जिसको बड़ा इजीली ऑपरेट किया जाए। समटाइम्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स भी होती हैं जिनके 2 3 4 5 पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है ऑपरेट करने की, उसके यूजर्स को हैंडल करने की, उसके एक्सेस कंट्रोल्स की, उसके सिक्योरिटी मैकेनिज्म की, उससे रिलेटेड एवरीथिंग की। वो प्रिपरेशन के लिए फिर उसकी ट्रेनिंग दी जाती है वेंडर की तरफ से इवैल्यूएशन लैब को कि इसको हाउ टू ऑपरेट इट, उसके मैनुअल्स को कैसे देखना है, उसके टेक्निकल डिज़ाइन को कैसे देखना है, और सारी इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए उसकी एक फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है ये प्रिपरेशन फेज में। और इसी तरीके से फिर इवैल्यूएशन इक्विपमेंट की हैंडिंग टेकिंग ओवर होती है कि एक्चुअल इक्विपमेंट हैंड ओवर कर दिया जाता है इवैल्यूएशन लैब को कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है, इसके ऊपर आपने टेस्टिंग करनी है। और एनडीए में ये चीज़ें भी लिखी जाती हैं कि आपके पास अगर इसमें टूट फूट हो जाए या ये रिपेयर रिक्वायर्ड हो तो उसमें स्पॉन्सर सपोर्ट करेगा। इस किस्म की सारी चीज़ें इस फेज में हैंड ओवर कर दी जाएंगी। देन 2.6 में इवैल्यूएशन एंड वैलिडेशन प्रोसेस है। इसमें ऑल द एक्टिविटीज ऑफ दिस फेज आर रिलेटेड टू एनटीएसबी एंड इवैल्यूएशन लैब। और जो लास्ट 2 फेजेस हैं जो कि वैलिडेशन फेज और टास्क क्लोज डाउन फेज है, ये फेज में आप
सिर्फ उसको वीडीपी को वीडीएस को इन्वॉल्व करेंगे। अदरवाइज जो इनिशियल 3 फेजेस हैं उसमें आपकी जो मेनली है एनटीएसबी और इवैल्यूएशन लैब, इनका आपस में ही डिस्कशन होती है, जिसमें नंबर 1 जो है प्रिपरेशन ऑफ सिक्योरिटी स्ट्रेंथ इवैल्यूएशन रिपोर्ट SSER SP-DP। SP और DP का मतलब ये है कि स्पॉन्सर और डेवलपर। अब ये रिपोर्ट डिफरेंट हो सकती हैं। इसमें आप स्पॉन्सर को एक मे बी डिटेल्ड वर्जन दिया जाए और डेवलपर को जो एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ उसका रिजल्ट्स प्रोवाइड किए जाए कि क्या टेस्ट परफॉर्म किए हैं, या वाइस वर्सा। ये अब डिपेंड करता है कि एनटीएसबी इस चीज़ को किस तरीके से लेकर चलता है। बहरहाल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं। फिर डेफिनेटली एक रिपोर्ट ऐसी भी होगी जो कि बिल्कुल कंसर्निंग होगी एनटीएसबी की, जिसकी बेस पे वो रिजल्ट को वैलिडेट करने के बाद वो कहेगा कि हाँ मुझे इसको इशू करना है या नहीं करना है। तो सेकंड फेज जो है वो वैलिडेशन फेज है, और लास्ट फेज जो है वो टास्क क्लोज डाउन फेज है। तो अभी हम अपील्स फेज को देख लेते हैं, जो लास्ट फेज है, जिसमें बेसिकली सारा कुछ एक्टिविटी हो गई है और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि लेट्स से कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम निकल आई है, उसके ऊपर एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है और रियलाइज़ किया जाता है कि हाँ टीईसी कमेटी की जो जो भी चेयरमैन है वो रियलाइज़ करते हैं कि हाँ इसके अंदर वीकनेस है, प्रॉब्लम रही है, या इवैल्यूएशन लैब की तरफ से कोई मिस्टेक है जो कि शायद रिपीट करने से ठीक हो जाएगी। तो उसमें से तकरीबन 20 to 40% रिजल्ट्स को टेस्ट को दोबारा परफॉर्म करके उसके रिजल्ट्स दोबारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जस्ट टू वैलिडेट दैट स्पेसिफिक टेस्टिंग और स्पेसिफिक एरिया। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि पूरी की पूरी इवैल्यूएशन ही गड़बड़ हो गई हो। नेचुरली आपका थोड़ा सा एक पार्ट गड़बड़ होगा, जिस पर डाउट होगा, जिस पर कंसर्न होगा, उसको दोबारा से अप टू 40% इज़ वेरी रीजनेबल अमाउंट जिस पे टेस्ट को रिकंडक्ट किया जाएगा और उसके ऊपर उसको देखा जाएगा। तो ये एक ओवरऑल इसकी पिक्चर है चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें पूरे इवैल्यूएशन फेज को डिस्कस किया गया। अब अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, वो आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करते चले जाएंगे। अगर इस स्पेसिफिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर कोई आपके पास क्यूरी है जो कि इसकी डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं होती, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, और मेरे जितने इल्म में होगा आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्यूरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम इसका नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।